हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा टॉपिक वाइज क्लास समाप्त होगा, मैं आप लोगों को इन सभी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं मिशन मौसम की शुरुआत। ठीक है, तो इसमें मिशन मौसम की शुरुआत ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मिशन मौसम शुरुआत इसमें। देखिए, पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। मिशन मौसम का उद्देश्य भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। इस विजन में मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन संबंध शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात आ रही है। तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो एक हमारा एक टॉपिक ही है। जब हम लोग जब साइंस से टेक पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ और ज़्यादा हम लोग विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग सब ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ठीक है, देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है। टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू की गई है। ठीक है, तो इसरो क्या किया है, डॉकिंग के लिए स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है और टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें और क्या है। उसके बाद है, एक मिनट दोस्तों, उसके बाद है, आगे देखेंगे कि इसरो ने लद्दाख में अभूतपूर्व एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। उसके बाद है कि नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के द्वारा बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की संभावना को पता लगाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे भारत के कौशल मंत्रालय के अगला है कि ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया। कहाँ, तो भारत और पाकिस्तान सीमा पर इसको शुरू किया गया है। बीएसएफ के सभी जवान और अधिकारी 29 जनवरी 2025 तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी, ठीक है, बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी करेंगे। ठीक है, आधुनिक हथियारों से क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। ठीक है, इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ इसमें प्रमुख ऑपरेशन है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, उसको देखेंगे कि ऑपरेशन बॉबी बकेट जो क्या है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, बॉबी बकेट, कहाँ, तो नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी हुई थी, जो पिछले कुछ दिनों पहले चर्चा में रही थी, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि उस आग को बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, एक क्या है, तो उत्तराखंड पुलिस, किसको, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ की यात्रा के संचालन के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, किसको, ऑपरेशन मर्यादा को। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बाद ऑपरेशन सील क्या है। इजराइल ने ईरानी हमले
रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है किसने, इजराइल ने। ठीक है, उसके बाद एक ऑपरेशन संकल्प, ये क्या है देखते हैं। भारतीय सेना ने, नौसेना ने इस मिशन के तहत ईरानी जहाज़ जिसका नाम क्या था, अल कंबर, जिसमें 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ठीक है, जो काफ़ी पिछले दिनों इस चर्चा में भी रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब याद रखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा हैती में, ठीक है याद रखें, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन, यहाँ पर कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखते हैं मध्य प्रदेश के सीएम, तो पहले आपको यही याद रखना कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो भोपाल, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। सीएम मोहन यादव ने 12 महिर खगोलीय वेधशाला, ठीक है, का शौचालन का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है, पहला राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 1993 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हर साल आयोजित की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसमें है कि इसमें 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसका विषय क्या है सो देखेंगे, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। ठीक है, इसका थीम है। उसके बाद प्रमुख कुछ सम्मेलन हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वाड सम्मेलन 2024 में कहाँ पर हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ, तो रूस में हुआ था। एसीओ की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान में हुई थी। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ, इटली में हुआ था, 2024 में हुआ था। उसके बाद 148वां संसदीय सम्मेलन 2024 का स्विट्जरलैंड में हुआ था। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो पिछले साल के जो भी सम्मेलन हुए थे वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद है कि वही है कि 148वां संसदीय सम्मेलन जो कि स्विट्जरलैंड परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, जो याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसमें और देखेंगे आगे क्या है। ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव सरकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग के नेताओं को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण के तरीके और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, इसके लिए इसको जो आयोजित किया गया है। ठीक है, और देखेंगे इसका आगे क्या है। इसका देखेंगे विषय क्या है, तो विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना। ठीक है, इसका एक विषय है। ठीक है, क्या है, विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या है इसका, गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नाबार्ड नाम आ रही है, तो नाबार्ड के बारे में देखेंगे। अगला है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन। ठीक है,
ये कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। उसके बाद एक भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में युवा प्रवासी भारतीय दिवस दिवस एक मिनट दिवस 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसमें और देखेंगे आगे क्या है। इसमें देखिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस दिवस की शुरुआत कब? ये 2003 से की गई थी, ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि ये कौन रहे हैं? तो इसको त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति जो क्रिस्टिन कार्ला जो यहाँ के मुख्य अतिथि रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे हैं कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगत हैं। इस सम्मेलन के दौरान 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? इसको देखेंगे हम लोग सब। थीम क्या इसका है? थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखेंगे 2026 में संसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी, ठीक है। ये क्या है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे क्या है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने घोषणा की भारत 2026 में संसदों की अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन जो CSPOC की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इसमें आप इसको इतना याद रखिए। इस सम्मेलन में क्या रहा है? इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस सम्मेलन को किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं और समावेशी शासन को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है देखते हैं, भारत चौथी बार CSPOC की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले यह सम्मेलन 1970 से 71 और 1986 और 2010 में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन, ये क्या है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका थीम क्या है? तो बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बॉय मेला, ठीक है। तो बॉय मेला है, इसको देखते हैं इसके बारे में क्या और लिखा गया है, आगे देखते हैं। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो कोलकाता की जो सॉल्ट लेक जो सिटी है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। इस मेले को बॉय मेला भी कहा जाता है, ठीक है। यह कोलकाता पुस्तक मेला न केवल भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, बल्कि यह बंगाली, ठीक है, बंगाली सांस्कृतिक पढ़ने की परंपरा और बौद्धिक संवाद की धरोहर की जीवित भी रखता है, ठीक है। 2025 के संस्करण में जर्मनी इसका थीम देश है, ठीक है। इस सम्मेलन की शुरुआत 1918 में हुई थी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या है। कुछ प्रमुख मेले की बात हो रही है, देखते हैं। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्या इसमें लिखा गया है, देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो पहले तो आप इसी को याद रखिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, ने कुरुक्षेत्र की प्योहा सरस्वती तीर्थ में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव के दौरान सरस्वती नदी के मार्ग में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद आगे क्या है इसमें लिखा गया है, देखेंगे। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के रूपन ग्लेशियर से माना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। रूपन ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ, तो उत्तराखंड में, ठीक है। यह अलकनंदा नदी की मुख्य उपनदी है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यह अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है, ठीक है। दोस्तों, जब हम लोग नदी का एक चैप्टर से जब पढ़ेंगे, जब हम लोग ज्योग्राफी का जब क्लास करेंगे, तो वहाँ पर हमको नदी, बहुत सारी नदी, झील, झरना, जो भी तालाब है, वहाँ सारे चीज़ को पढ़ना है। वहाँ और ज़्यादा देखेंगे किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और कैसे नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो और विशेष रूप में वहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख उत्सव हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। निगोल चकोबा त्यौहार कहाँ पर लगता है, तो मणिपुर में लगता है। बलि पदामी उत्सव जो कि कर्नाटक में लगता है। तिहार उत्सव विश्वा जेजमांडू संगीत महासमारोह कहाँ, नेपाल में लगता है। बोईता वंदना त्यौहार, बलि यात्रा उत्सव और नुआखाई, ये सब कहाँ, उड़ीसा में लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे हैं इगास बगवाल उत्सव, जौल जीबी मेला, फूलदेई, सब एक कहाँ, उत्तराखंड में मेला लगता है, ठीक है। झीरी मेला, कस्सू रिवाज उत्सव, खीर भवानी मेला, एक कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में लगता है। सदुला बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर ही, तो तेलंगाना में लगता है। उसके बाद आगे हैं कि मेरा, एक मिनट, क्या है कि मेरा होचंगबा उत्सव और अमूरबाज उत्सव, खोगजोम उत्सव, एक कहाँ पर, तो मणिपुर में लगता है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण मेले हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जो आर्ट एंड कल्चर्स में इस सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और समझौते को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया ने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समझौते हो रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं 5 समझौते पर क्या क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के बीच में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा पर समझौते पर नवीकरण को लेकर हुआ है समझौते। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथियों के लिए जो कि हमारा जो फार्माकोपिया आयोग और इंडोनेशियाई, एक मिनट, जो हमारा क्या है, फार्माकोपिया आयोग और इंडोनेशियाई खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता और आश्वासन में सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ है। उसके बाद है कि डिजिटल विकास के क्षेत्र में सहयोग को लेकर 2025 से 28 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो कार्यक्रम को लेकर एक समझौता हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, जो 5 समझौते हुए हैं वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर इंडोनेशिया की बात आ रही है, तो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा देखेंगे। इंडोनेशिया क्या है, कहाँ पर इसका लोकेशन है। तो भारत चीन संयुक्त अरब अमीरात के बाद दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जो आबादी कहाँ पर, इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि 1949 में अपनी आज़ादी के बाद इसने अपना नाम बदलकर इंडोनेशियाई रख लिया था। ठीक है, इसकी राजधानी जकार्ता है, लेकिन इसकी नई राजधानी नूस्तारा बन गया है। ठीक है, उसके बाद है कि मुद्रा इसकी क्या है, तो इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति की कौन सा, प्रोबो सुबियांतो, जो अभी हाल ही में 2025 में 26 जनवरी को हमारे जो चीफ गेस्ट यही रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या है, यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है भारत, क्या है इसमें देखेंगे इसके बारे में हम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कुछ ब्रिक्स में इंडोनेशियाई देश शामिल हुआ है। ठीक है, अभी ये क्या है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हो गया, इंडोनेशिया देश इसमें शामिल हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसमें बोल रहा है कि ब्रिक्स में यहाँ देखेंगे। ठीक है, ब्रिक्स में इंडोनेशियाई देश शामिल हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में और आगे देखेंगे क्या है। देखते हैं, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर साल 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें मंजूरी दे दी गई थी। किसको, इंडोनेशिया को दे दी गई थी। अब इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने के बाद देशों की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो 10 याद रखिएगा। ठीक है, कि ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितना हो गया है, तो 10 हो गया है। ठीक है, इसके पहले 9 देश थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जब पूर्ण रूप से सदस्य शामिल हो गए थे। कब, 1 जनवरी 2024 को। कौन, तो मिस्र शामिल हुआ था, इंडोनेशिया और इथियोपिया शामिल हुआ था, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 वो पहले शामिल थे हुए, और अभी एक शामिल हो गया है। कौन, इंडोनेशिया। इधर 5 हो गया और 5 को पहले, टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो रूस के कहाँ पर, काजान शहर में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आपकी काफ़ी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स की बात हो रही है, थोड़ा ब्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस की एक शहर है, जगह है एता तेरी वर्ग में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, रूस में याद रखिएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर, ये शंघाई चीन में है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अभी इसको आप देखिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके टोटल देश संख्या कितने हैं, 10 हैं, जिसमें 20 से ब्राज़ील हो गया, 8 से रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया, A से साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है कि एक मिस्र जो शामिल हुआ 24 में, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और UAE। इस प्रकार से टोटल देशों की संख्या कितना है, 10 है। आप इस 10 देश को आप इसको याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर देखते हैं दोस्तों क्या। ठीक है, नाइजीरिया देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बना हुआ है। ठीक है, भागीदारी बना हुआ है, ना कि उसका पूर्ण सदस्य देश बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे क्या है। इसमें है कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील, ठीक है, 2025 में ब्राज़ील अध्यक्षता करने वाले ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के साझेदारी देश के रूप में शामिल करने की घोषणा किया है। ठीक है, इसमें देखेंगे नाइजीरिया, बेलारूस और बोलिविया, ये क्या है, और इसमें क्यूबा है, काजाकिस्तान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है, उज्बेकिस्तान, ये सभी मिलकर 9वां ब्रिक्स साझेदारी देश बन गए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा देते हैं। साझेदारी देश का मतलब होता है कि ऐसे राष्ट्रों का संगठन से हैं
जिन्हें शिखर सम्मेलन में मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा। और हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने के बाद देशों की संख्या टोटल कितनी होगी, 10 हो गई है। दोस्तों यहाँ नाइजीरिया की बात हुई है, तो हम लोग नाइजीरिया के बारे में देखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।